बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट मुकद्दर शफ़क़त। तो आज हम करने जा रहे हैं एपिसोड 4 की रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप चैनल पर न्यू तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लास्ट में हिट कीजिएगा। और अगर आपको एपिसोड पसंद आए, नॉवल पसंद है, तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मुझे लाइक कमेंट एंड शेयर में ज़रूर बताइएगा कि आपको एपिसोड कैसी लगी। ओके, तो सबसे पहले नॉवल नेम है असीर मोहब्बत अज़ कलम एंजल सानी। शुरू करते हैं आज की एपिसोड को। सॉरी सानी यार, अफनाना के बेटा प्यार से बोला था, वो मुस्कुराए। सनान एक बार फिर महबूस है इसके होंठों पर रक्सा मद्दम मुस्कुराहट देखी गया। चलो आ जाओ मेरा बेटा, हम चाय पीते हैं चलकर। इन नमूनों को दफ़ा करो, ये तो है ही उल्लू के पट्टे। बच्चियों को भी डरा दिया पागलों ने। मिर्ज़ा साहब प्यार से सनाया को कहते एक साथ घुरीन पर डालते बाहर निकल गए। इनके गुस्से पर अफनान और सनान एक दूसरे को मुंह में घालियों से नवाजा। अब सोने का कोई फ़ायदा नहीं था, इसलिए अफनान भी फ्रेश होने चला गया और सनान का सुबह सुबह इज्जत अफजाई पर अब जॉगिंग पर जाने का इरादा कैंसिल हो गया था। इफ़त बेगम किचन में खड़ी नाश्ता तैयार कर रही थी। याले और सनाया की इनकी हेल्प करवा रही थी। तकरीबन 8 बजे ही सब ने मिलकर नाश्ता शुरू किया। सनान ने जूस पीते हुए एक नज़र बिल्कुल आखिर सामने सनाया को देखा, जिसका सारा ध्यान नाश्ते पर था। फिर सनान की नज़र इसके दाएं हाथ की पूंछ पर गई, जो कल झला था वहाँ अब हल्के हल्के सुर्खी मौजूद थी। इसके जुगे सर को देखकर सनान के दिल ने एक बीट मिस की थी। इसका दिल किया कि बस इसे देखे जाए, पर इर्द गिर्द कर हाथ का सर चट गया। मिस नहरेली की तो नहरे ही खत्म हो गया। सारी मिस नहरेली से मिस मसूमा बन गई है ये तो। हनूस सनाया के जुगे सर को देखते हुए सनान ने दिल में सोचा था, पर सोचने वाली बात यह है कि मुझे इतनी अच्छी क्यों लग रही है और मैं क्यों इसको इतने बार बार इतने गौर से देखा रहा हूँ। इससे होते सवाल किया, लेकिन इसका जवाब इसे अभी नहीं मिला था। वो सर झटकता उठ खड़ा हुआ। आज सारा दिन इसने अफनान के साथ ही गुजारना था, क्योंकि रात तक अफनान ने चले जाना था। इसलिए नाश्ते के लिए 1-1.5 घंटे बाद ही वो दोनों घर से निकल गए थे। पीछे सनाया और याले ने मिलकर पहले सारा काम किया और फिर अपने कमरे में जाकर नावल खोल कर बैठ गई थी। और मैं सोच रही थी किताबी शक्ल में नावल मंगवाते हैं, ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ने में। याले ने मशवरा दिया। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, हालम या अमर बेल मंगवाते हैं। सनाया के चेहरा नावल का सुनता ही खुशी से चमक उठा था। ठीक है, हम दोनों करते हैं, एक तुम पढ़ लेना, फिर मैं बाद में पढ़ लूँगी, फिर हम एक्सचेंज कर लेंगे और हानि को भी दे देंगे। याले सर हिलाते हुए बोली। और लो, चुड़ैल को याद किया और चुड़ैल की कॉल आ गई। याले की नज़र सनाया के बजते मोबाइल पर पड़ी तो हंसते हुए बोली और कॉल रिसीव की। फिर सुबह शाम तक इन तीनों की चवलें ही चलती रही थी। अफनान शाम के 6 बजते ही वापस जा चुका था। सनान इसे बस स्टॉप जाने के बाद अभी तक वापस नहीं आया था। शाम के खाने की तैयारी सनाए, याले और इफ़त बेगम ने मिलकर कर ली थी। डाइनिंग टेबल पर बैठे सनान का फ्राइड फिश को देखकर मुंह बना था। यार मम्मा, अब इसमें से कांटे कैसे निकालूं? अपने सामने पड़े फिश के पीस को देखता मुंह बसोर कर बोला। सनाया जो इसके सामने दूसरी साइड वाली चेयर पर बैठी थी, एकदम चौंक कर इसे देखने लगे, जिसका सारा ध्यान फिश और इफ़त बेगम पर था। इतने बड़े हो गए हैं और अभी तक फिश से कांटे निकालने नहीं आए। सनाया ने सोचा, जब भी वह यहाँ आती थी तो फिश बनने पर हमेशा मिर्ज़ा साहब, इफ़त बेगम या याले जो कि इससे छोटी थी, वो सनान को फिश में से कांटे निकाल कर दे। वो कभी भी खुद कांटे नहीं निकालता था, क्योंकि इसे निकालने आते ही नहीं थे। एक बार जब इसने कोशिश की थी ना, तो वो कांटा निकल गया था, जिससे इसे काफ़ी मसला हुआ था। इसके बाद इसने खुद कभी फिश में कांटे नहीं निकाले थे। ये काम इसके घर वाले ही करके देते थे। इसे हैरत होती कि ये वो 24 साल का हो गया था और अभी तक ये काम इसके घर वालों के ज़िम्मे था। तुम कुछ और खाओ, मैं तब तक निकाल देती। इफ़त बेगम ने कहा तो वह सार हिलाकर दाल चावल खाने लगा। इसकी नज़र अचानक सनाया पर गई, जो इसकी तरफ देख रही थी। फिर अचानक नज़रों का जाविया बदल गई, जिसे सनान ने बखूबी नोट किया। सनाया के झुके सर को देखता वो मुस्कुराया था, बिल्कुल मद्दम सा। हमेशा की तरह सीने में धड़कते दिल की धड़कनों ने अलग ही साज गाया। अस्तगफिरुल्लाह, बास आजा सनान, अपने दिल को समझाओ, ये बात गलत है। इससे खुद को डपटा। शायद वो अपने जज्बात को महसूस करने लगा था, इसलिए जल्दी से खाना खाने लगा। अगले दिन की शाम ढल रही थी। शाम के 5 बजने वाले थे। रात तक सनान ने कराची के लिए निकलना था। सनाया और याले बाहर लॉन में ठहर रही थी, जब इसकी ब्लैक हैवी बाइक पोर्च में आकर रुकी। सनान ने बाइक से उतरकर अपना हेलमेट उतारा और इसे बाइक पर रखता हान बाबा के पास वापस गया और इससे कोई बात करने लगा। जी बेटा ठीक है, हान बाबा ने इस बात में सर हिला कर कहा। ओके हान बाबा, जिस पर सनान भी मुस्कुरा कर कहता अंदर की जाने बैठ गया। पर रास्ते में ही इसकी नज़र लान में खड़ी याले और सनाया पे गई। याले अपनी पिक्स बना रही थी और सनाया अपने हाथ में गुलाब का फूल पकड़े से देखने में मैं थी। सनान के कदम खुद ब खुद इनकी जाने बैठ गए थे। अस्सलाम वालेकुम चुड़ैलो, सनान ने सलाम किया था। वालेकुम सलाम, याले ने सलाम का जवाब दिया, पर चुड़ैल कहने पर सनान को हफ्की से घूरना नहीं भूली थी और फिर वापस अपने मोबाइल में ला गई। सनान ने चंद कदम के फासले पर सामने खड़ी सनाया को देखा, जो वैसे ही खड़ी फूल को पकड़े मध्यम मुस्कुराहट के साथ देखने में गुम थी। सनान धीरे से कदम उठाता इसके पास 2 कदम के फासले पर रुका। मुसलमान होने के नाते सलामती भेजना फ़र्ज़ है, वो सनाया को देखते हुए बोला। सनाया ने चौंक कर एकदम इसे देखा। जी जी सनान भाई, वो नासमझी से बोली। तो सनान ने बगौरी से देखा। फूल से बातें कर रही थी ना तुम? सनान ने सवाल किया। तो सनाया ने हैरानगी से इसे देखा। इसे कैसे पता चला वो फूल से बातें कर रही थी? उसने सोचा, नहीं 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 सनान भाई, मैं बस देख रही थी। वो नजरें झुका कर बोली और खुद को मलामत भी की। इस वक्त वो पर जब को फूल को देखते हुए इसे हान का ख्याल आया था और फिर इसके बारे में दिल में बातें करने लगी।
नज़रें तो तुम ऐसे जला रही हो जैसे मैं तुम्हारी चोरी पकड़ लूँगा, जो कि मैं पहले ही पकड़ चुका हूँ। सो आप तो मेरी तरफ देख कर बात कर सकते हो। स्नान ने नॉर्मली अंदाज में किया। स्नान ने घबरा कर देखा। वो मैं ऐसा क्यों करूँगी, मैंने कोई चोरी थोड़ी की है, मैं तो बस देख रही थी ना, क्या फूलों को देखना गुनाह है? इसने स्नान को घूरते हुए कहा। स्नान मुस्कुराया इसके अंदाज पर। मैंने कब कहा कि गुनाह है भाई, तुम देखो या पागलों की तरह इन बेसमानो फूलों से बातें करो, मुझे क्या, मैं तो बस ये कहा था कि इस्लाम का जवाब देना मुसलमान का फ़र्ज़ है और तुमने मुझे मेरे इस्लाम का जवाब नहीं दिया था। स्नान के अंदर चुकाता हुआ बोला। स्नाया इस्लाम का जवाब ना देने पर शर्मिंदा हुई थी। सॉरी स्नान भाई, मैंने सुना नहीं। वो शर्मिंदा से बोली। स्नान की नज़रें इसके चेहरे पर जमी थी। और रही बात इस फूल की, वो अब अपना रुख गुलाब के पौधे की तरफ करते हुए मध्यम आवाज़ में बोली। हर एहसास का तल्लुक दिल से जुड़ा था, चाहे वो मोहब्बत का हो, नफरत का हो, हमदर्दी का हो, इज़्ज़त का हो या किसी खामोश गुफ्तगू को सुनना। किसी की खामोशी को दिल से सुनना भी एक एहसास है। जब इंसान दिल से महसूस करने लगे तो इसे हर बेज़ुबान बोलता हुआ महसूस होने लगता है। ये फूल भी बोलते हैं। बस महसूस करने की बात है। जब आप महसूस करेंगे ना तो आपको भी इनकी खामोश गुफ्तगू सुनाई देगी, क्योंकि हर गुफ्तगू को सुनने के लिए कानों की ज़रूरत नहीं होती, बात सफ़ा बस महसूस करना होता है और फिर हमें हर बेज़ुबान बात करते हुए नज़र आता है। स्नान एक पल के लिए भी इसे नज़र नहीं हटा पा सका था और इसके चेहरे की मद्दम मुस्कुराहट, चुकी पलके और इसका बार बार इस गुलाब के फूल को हाथ लगाना बगैर पलके झपकाए बस देख रहा था। हाय मैं मर जावा, इस मासूमा तो सच में ही मासूमा ही है, कितनी प्यारी बातें करती है, बिल्कुल अपनी तरह। वो दिल में बोला था और फिर फ़ौरन होश में आया था। नहीं भी खैर, मैं ये कहने आया था कि चलो तुम दोनों को कहीं बाहर ले चलता हूँ। 10 बजे तक मैंने कराची चले जाना है, तो वहाँ से वापसी हो सकता है हफ्ते बाद। उस स्नान के अंदर उसका क्या कहता है, याले की तरफ मुड़ा। हाय भाई के सच में? याले में बाइक टेबल पर रखती आंखें फाड़ कर बोली। हाँ जी, चलो जल्दी से मामा को बता दो और इनसे पूछ लो साथ चलने के लिए। मैं 15 मिनट तक आया, फिर चलते हैं। वो कहता हुआ बाहर की तरफ जाने में बढ़ गया। स्नान इन दोनों को पहले आइसक्रीम खिलाई। खाना खाने के से इन दोनों ने इनकार कर दिया था। इफ़ा बेगम घर ही थी। स्नान फ्रंट सीट पर बैठा था जबकि याले और सनाए पीछे वाली सीट्स पर थी। अब खया घर चलें। स्नान सीट पर बैठा चेहरा पीछे करते हुए इनसे बोला था। वो इन दोनों इस वक्त बाय में मलबूस थे। इतनी जल्दी? अभी तो हमने घूमा ही नहीं, आधा घंटा सारा हुआ है आए हुए। याले ने मुंह बना कर बोला। यार पार्क गए थे ना, वहाँ लाइट के इशू की वजह से वो बंद थी, तो मेरा क्या कसूर इसमें? स्नान ने वजह बताई। सनाया इन दोनों को बारी बारी देख रही थी। इसका अपना दिल नहीं था अभी घर जाने का, पर वो कह नहीं पा रही थी। अच्छा मुंह ना बनाओ तुम दोनों, ऐसा कहता हूँ तुम दोनों को शहर की सैर करवाता हूँ, ठीक है? फिर 1-1.5 घंटे तक ना घर वापस चलेंगे। ढन। स्नान इन दोनों को देखता हुआ बोला था। ढन। वो दोनों एक साथ चहक कर बोली। लहजों में वासिया खुशीदार आई थी। स्नान भी इनके चहक इस तरह चहकने पर मुस्कुराया और गाड़ी स्टार्ट की। स्नान ऐसे ही कार सड़कों पर चला रहा था जबकि वो दोनों अंदर बैठी इर्द गिर्द की दुकानें, शॉपिंग मॉल्स वगैरह देख रही थी। इन दोनों की तरफ से कार का शीशा खुला हुआ था जिससे वो बाहर के मंजर को बहुत खुशी से देख रही थी। याले बारी बारी किसी दुकान वगैरह की तरफ इशारा करते कुछ बताती तो वो अच्छा कह देती। और स्नान हर थोड़ी देर बाद बैक व्यू से इन दोनों को कम बल्कि स्नाया को ज़्यादा देख रहा था। हर तरफ अंधेरे छाने लगा था। चलो आप घर से आने हैं, हम जब मैं कराची से वापस आऊँगा ना तो दोबारा घुमाने ले आऊँगा। स्नान ने कहा। तो इन दोनों ने इस बात में सारी लाइफ भाई, पर मेरे जाने से पहले हमें वहाँ से गोलगप्पे खिलाएं जहाँ से हम अक्सर खाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें भी लेकर दें। आप चले जाओगे तो चीज़ किससे मंगवाएंगे हम? याले ने नया ऑर्डर दिया। तो एक हफ्ता चीज़ खाए बगैर कौन सा तुमने मर जाने, तुम दोनों ने जब देखो बस खाती रहती हो खाती रहती हो। स्नान ने शरारत से कहा जबकि वो दोनों आग बगल लगे। तो स्नान भाई कि आप हर वक्त हमारे खाने पर नजरें गाड़े होते हैं। स्नान आंखों को छोटा करके बोली। हाँ बस अब रह ही तुम दोनों चुड़ैलों का खाना गया जिस पर मैं नजर रखूँ। स्नान ने मुस्कुराहट बाकर संजीदगी का और सीट की पूछ पर बाजू टिकाकर इनकी तरफ पलटा, पर इन दोनों की घूरी देती आंखों को देखकर इसकी हंसी छुट गई। हाँ हाँ, अरे भाई ऐसे ना देखो, मुझ मासूम सा बंदा हो, तुम्हारे इन चिड़ैले जैसी खूनखार नजरों से मुझे हार्ट अटैक भी आ सकता है। वो हंसी जब्त करता हुआ बोला। चलें, हमें नहीं खाने गोलगप्पे, हमें बस घर जाना है और चीज़ें भी नहीं लेनी, हमें बस घर चलें। सुनाए नाराज़गी से मुंह फैला के बोली थी। हाँ बस घर चलें, आपने तो बस ताने मारनी शुरू कर दी हैं। याले भी सुनाए की तारीफ करती नाराज़गी से बोली। सना ने एक नज़र याले को देखकर और फिर बाहर देखती सनाया को। इसके चेहरे पर नकाब था, सीने में धड़कते दिल की धड़कनों ने एक अलग ही सांस गाया और फिर दिल में अचानक इसका गुस्से से फूला हुआ चेहरे देखने की ख्वाहिश जागी, जो कि अभी तो नामुमकिन। अस्तगफिरुल्लाह स्नान मिर्जा, तुम इस तरह कब से सोचने लगे हो? या अल्लाह ये क्या हो रहा है मेरे साथ? वो फ़ौरन खुद का डरता ख्यालों से बाहर निकला था। अच्छा यार मुँह क्यों फैला रही हो तुम दोनों? खिलाता हूँ ना गोलगप्पे भी और चीज़ भी दिलाता हूँ। सना ने मुस्कुराकर तो इन दोनों ने एक साथ इसे देखा। ये हुई ना बात, चले फिर जल्दी। याले खुशी से बोली और हंसते हुए सुनाया का हाथ पर हाथ मारा। स्नान एक नज़र फिर इन दोनों पर डालता गाड़ी स्टार्ट कर गया था और जो एक साइड पर उन्होंने पार्क की हुई थी। गोलगप्पे के स्टार्ट पर गाड़ी पार्क करता हुआ बाहर निकला। वो गोलगप्पे बनवा रहा था जबकि स्नाया और याले कार के खुले शीशे से बाहर के मंजर को देख रही। हर तरफ अंधेरा था। सड़क के किनारे लगे बल्ब के खंभे पर जब छोटे से बल्ब की रोशनी इनकी कार पर पड़ रही थी। इर्द गिर्द देखते स्नाया की नज़र सामने ही रुक गई थी जहाँ एक छोटी सी दुकान के बाहर परिंदों के पिंजरे पड़े थे। दुकान पर लगे बल्ब की रोशनी इन पिंजरों पर पड़ रही थी जिनमें रंग बिरंगे तोते, कुछ सब्ज रंग के और कुछ इनसे बहुत छोटे और एक चिड़िया के साइज से थोड़े से बड़े थे, पर इनके रंग बहुत प्यारे थे। स्नाया की नज़र इन्हीं पिंजरों के पास एक पिंजरे पर गई
जिनमें सब्ज रंग के तोते का एक छोटा सा बच्चा था। इसकी नज़र न जाने कहाँ थी, पर उस नाया की तरफ था। तो इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उस नाया को देखकर पंख हिला रहा हो। याले सनाया ने फ़ौरन पलट कर पासवर्ड याले को पुकारा। याले से देखते हुए बोली, याले वो देखो तोते कितने प्यारे हैं ना, मुझे इनमें से एक चाहिए प्लीज़ याले प्लीज़। वो याले का हाथ थम के मिन्नत भरे लहजे में बोली थी, क्या करोगे यार, छोड़ो। याले ने मना किया, प्लीज़ यार कितने प्यारे हैं ना, बस एक दिलवा दो प्लीज़, मेरी प्यारी बेस्टी नहीं हो। वो वैसे ही मिन्नत करते हुए बोली। तो याले ने इसे देखा था, भाई पहले तुम खुद कह देना सनाई भाई को, अगर वो ना माने तो मैं भी मिन्नत करूँगी इनकी, ठीक है। याले ने इसकी बात मनाते हुए कहा, हाँ ठीक है। वो खुशी से कहती हुई इस पिंजरों को देखने लगी जिसमें वो तोते का बच्चा था। स्नान गोलगप्पे की प्लेट्स लाया और याले के साइड वाले शीशे से इसको पकड़ाया, फिर वापस अपनी फ्रंट सीट पर आकर बैठी। इसकी नज़रें इन दोनों पर गई जो अब अपना नकाब उतार चुके थे। फिर इसने स्नाया को देखा जिसकी गोद में गोलगप्पे पड़े थे, पर इसकी नज़रें बाहर थे। क्या हुआ, इसने कार के बाहर एक तरफ देखता पाकर स्नान ने पूछा। स्नान भाई। स्नाया फ़ौरन इसकी तरफ देखती इंतहाई नम लहजे बोली। स्नान को बस इसके लहजे की मिठास अपने कानों में गूंजती महसूस हुई थी। नज़रें हनूस स्नाया के चेहरे पर जाम गई। मुझे मुकम्मल वाज़ह तो नज़र नहीं आ रहा था, पर फिर भी वो इसके चेहरे और चेहरे के रिएक्शंस को आसानी से देख पा रहा था। जी। स्नान ने भी इसी की तरह इंतहाई नरमी और मोहब्बत से जवाब दिया। स्नान भाई वो थोड़ा झिझक रही थी जिस स्नान में खूबी महसूस। क्या, याले ने इन दोनों को देखते हुए एक गोलगप्पा अपने मुंह में डाला। क्या, वो स्नान ने हनूज इस पर से नजर जमाए आईब्रोज ऊपर की तरफ उठाकर पूछा। वो स्नान भाई बाहर उधर। वहाँ स्नान ने उंगली से इसकी तरफ इशारा किया। वो वहाँ बहुत प्यारे तोते हैं। वो हनूज स्नान के देखते हुए मध्यम आवाज़ में बोली। तो स्नान ने इसके इशारे के ताकत में देखा जहाँ इसे दुकान के बाहर रंग बिरंगे तोतों के पिंजरे नजर आए। इसने चेहरा मोड़कर फिर सनाया की तरफ देखा जो नज़रों में एक आस इसी को देख रही थी। स्नान भाई मुझे वो चाहिए प्लीज़, एक तोता ला दें प्लीज़। वो मासूमियत से पलक चिपका कर बोली और स्नान को अपना आप इसकी आंखों में डूबता हुआ महसूस है। दिल ने फिर नई तरह से सांस गाया जिसे महसूस करते वो मुस्कराया। हाय मैं मर जाऊँ, इतनी मासूमियत सच में मिस मासूमा बन गई है ये तो। वो दिल में बोला, मैं आपको पैसे देती हूँ। वो जल्दी से अपने पर्स ढूंढते हुए बोली, नहीं 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 तुम रहने दो, मैं ले आता हूँ। बताओ कौन सा वाला चाहिए, ग्रीन वाले या फिर वो जो कलरफुल है छोटे वाले वो। इसकी आवाज़ सुनकर स्नान एकदम ख्यालों से बाहर निकलता हुआ जल्दी से बोला। स्नाया और याले ने जल्दी से इसकी तरफ देखा। वो इतनी जल्दी मान जाएगा, इन्हें नहीं लगा था। थैंक यू सो मच स्नान भाई। वो इतनी खुशी से चेक की थी। स्नान ने मुस्कुराए बिना ना रह सका। वो जो राइट साइड पर पिंजरा पड़ा है ना, वो देखे वहाँ टेबल के पास वो वाला चाहिए मुझे। स्नाया ने इसकी तरफ इशारा करते हुए जल्दी से बोली। स्नान ने इसके इशारे के ताकत में देखा और सर हिलाता हुआ बाहर निकला। अरे वाह, इतनी जल्दी मान गए। वो जल्दी से ये फिनिश करो, घर भी जाना है। याले ने स्नाया को देखा, हैरत से कहा और इसके गोद में रखे गोलगप्पों की तरफ इशारा किया। स्नाया ने इस बात में सारे लाए। मुस्कुराहट इसके लबों से एक पल के लिए भी जुदा नहीं हो रही थी। स्नान भाई नहीं खाएंगे क्या, स्नाया ने एकदम याद आने पर याले से पूछा। नहीं वो नहीं खाते, इन्हें पसंद नहीं है। याले के जवाब महज सर हिला कर रह गए थे और इस तरफ देखने लगे जहाँ स्नान दुकानदार से बात कर रहा था। वो तोते लेकर पटला तो नजरें कार में बैठे स्नाया पे गई। वो जानता था वो इसकी तरफ ही देख रहे होंगे। स्नान भाई एक बार फिर कान में स्नाया की धीमी मिठास भरी आवाज़ पड़ी। गूंजी बाहुदा, अगर इतने प्यार से जान मांगे तो बंदा जान भी दे दे, ये तोते लेकर देना क्या चीज़ है। वो पिंजरा देखता हुआ बड़बड़ाया और इनकी तरफ बढ़ा। चेहरे पर खुद बहुत मुस्कुराहट आ गई। वो जब से घर आई थी पिंजरा अपने सामने रखे मोहब्बत पाश नज़रों से इन दो तोते के बच्चों को देख रही थी। स्नानी से दो तोते ला कर दिए थे और कहा था कि एक अकेला कैसे रहेगा, ये दोनों एक साथ रहते हैं तो इनको साथ ही रखना पड़ेगा, जिस पर वो और भी ज़्यादा खुश हुई थी। स्नाया बेटा आप सो जाओ, रात बहुत हो गई, कब से यहाँ बैठी इनको देखे जा रही हो। पीछे से इफ़त बेगम की आवाज़ आई तो वो पलटी। जी हाला जानी। और पिंजरा को सही जगह पर रखते अपने कमरे में बैठ गई। स्नान को गए 1 घंटा होने वाला था। ईशा की नमाज़ पढ़ के इसने काफ़ी देर वहीं बैठकर दुआ की, फिर उठकर कमरे की बालकनी में आ गई। याले सो रही थी पर इसे नींद नहीं आ रही थी। वो आसमान पर चमकते चांद को देखने लगी। चेहरे पर मध्यम मुस्कुराहट थी पर आंखें नम थी। क्या वो सो रहे होंगे? इसने चांद को देखकर दिल में कहा, इतनी जल्दी सोते तो नहीं है, गेम खेल रहे होंगे। खुद ही जवाब दिया, क्या इन्हें एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया होगा? क्या इनके दिल में मेरे लिए कभी जगह नहीं बांध सकती? हर इंसान अपने हिस्से की मोहब्बत का हकदार होता है। हमारे दिल में हर इंसान के लिए इसके हिस्से की मोहब्बत की जगह खाली होती है, जिसमें वो इंसान जब चाहे आ सकता है। या अल्लाह, तो क्या इनके दिल में मेरे हिस्से की ज़रा भी मोहब्बत नहीं है? इनके ख्यालों में मेरी कोई झलक नहीं है? क्या सच में इनकी ज़िंदगी में मेरे एहसास का कोई वजूद नहीं? हनूस चांद पर नजरें जमाए इसके दिल से आवाज़ आ रही थी। एक आंसू आंख से निकलता गाल पर बह निकला था, पर वो क्या जानते थे कि अनजाने में जिसका सुकून वो अपने साथ ले आए थी, अब वो कैसे सुकून से रह सकता था। अपने घर की छत पे खड़ा वो इस जगह को देख रहा था जहाँ वो खड़ी होकर आसमान को देखा करती थी और चांद से बातें करती थी। तुम खुद तो चले गए हो पर मुझे मुझे अज़ियत में मुब्तला कर गई। सुनाया, मेरे पास तो पहले ही सुकून की कमी थी और तुमने बचा कुछ सुकून भी छीन लिया। तुम्हारे आंसू, तुम्हारी सिसकियाँ और तुम्हारी वो मुझे तकती आंखें मुझे तकलीफ़ दे रही हैं। या अल्लाह मैं क्या करूँ? मेरी कौन सी ऐसी बात नहीं इसे मेरी तरफ माइल कर दिया? वो मुझे पसंद करने लगी, मैं तो इसे अपनी बहन ही समझता था। ये क्या हो गया? या अल्लाह मुझे इतना गुनाहगार ना बनाए कि मैं एक और मासूम लड़की का दिल तोड़कर इसे अज़ियतों से दो चार करूँ। वो अब आसमान को देखता हुआ धीरे से बोला, आंखें नमी इख्तियार कर चुकी थी।
तभी इसकी आंखों के सामने माजी के पन्ने लहरा है। तुम अच्छा नहीं किया हान, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। तुम तड़पोगे हान, तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। काले बाई में मलबूस इस लड़की का निकाब, वो निकाब के हाले में छुपा चेहरा जिससे झांकती दर्द से भरी वो असुर होती भूरी आंखें, इसकी आवाज़ पे भी दर्द कर वो क्या नहीं था। इसके सामने खड़ा हान सवाई खामोशी से मुजरिमों की तरह सा चुका है, इसकी आहें सुन रहा था। मुझे दरबदर करके मेरी मोहब्बत, मेरे पाकीज़ा जिस बात को धिक्कार कर तड़पोगे तुम, अल्लाह तुम्हें कभी तुम्हारी मोहब्बत नहीं देगा। तुम भी ऐसे ठुकराए जाओगे। याद रखना हान मीर, तुम मेरे लिए तड़पोगे। मेरा अल्लाह तुम्हारे दिल में मेरे मोहब्बत डालेगा, पर जब तक तुम्हें एहसास होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तुम जगह जगह मुझे ढूंढोगे पर मैं तुम्हें कहीं नहीं मिलूंगी। तुम्हें मेरा साया भी नहीं मिलेगा। तुम्हें तब एहसास होगा जब तुमने क्या किया। नफरत करती हूँ मैं तुमसे, बेइंतहा नफरत। मेरी मोहब्बत एक ही थी ना, अब मेरी नफरत में तड़पोगे। वो चलाई थी और हान एकदम माल से बाहर आया था। या अल्लाह मुझे बख्श दे, इसे एक बार मेरे सामने ले आए, मुझे इससे मिलवा दे। मैं इसे बताऊंगा कि इसकी आँखें, इसकी बद्दुआएं मुझे लाग गई है। इसे एक बार मेरे सामने ले आए अल्लाह प्लीज़। मुझे पर मेरी अल्तजाओं पर अपना करम कर दे। वो धुंधली आंखों से आसमान को देखता भराई आवाज़ मौला, हाय यार ये क्या हो रहा है मुझे। मिस मासूमा हर कौन सा जादू कर दिया तुमने मुझ पर, तुम 1-1.5 घंटे दूर होने पर ही मुझे तुम्हारा ख्याल आने लग गया है। तो मुझे अपने आसपास महसूस हो रही हूँ। गाड़ी कराची की तरफ जाती, सड़क पर गामजान थी और इसे ड्राइव करता स्नान अपने बालों में हाथ फेरता धीमी आवाज़ में बोला। वो कह रही थी कि हर एहसास का ताल्लुक दिल से जुड़ा होता है, चाहे वो मोहब्बत का हो, नफरत का हो, इज्जत का हो या हमदर्दी का। वो कार ड्राइव करते हुए सोचते हुए उससे बोला, मुझे इससे हमदर्दी नहीं क्योंकि इसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है जिसे महसूस करके मुझे हमदर्दी हो। नफरत भी नहीं है क्योंकि मुझे लगता ही नहीं कि इससे कोई नफरत भी कर सकता है। अगर कोई नफरत करना चाहेगा भी तो नहीं कर पाएगा। इतनी प्यारी है वो, और इसकी बातें और इसका लहजा, हाय मैं मर जावा। कोई चाहकर भी नफरत ना कर पाए इससे, करना चाहे तो भी नहीं। रही बात इज्जत की, तो हाँ वो तो मैं करता हूँ क्योंकि वो मेरी कज़न है। अगर कज़न ना भी होती तो फिर भी वो एक लड़की है और औरत सास की इज्जत करना मुझ पर फ़र्ज़ है। बाकी रह गया क्या मोहब्बत। कहते हुए इसने अपने दाएं गाल पर हाथ फिराया। नहीं यार सनान, तो मोहब्बत नहीं कर सकते, तो मोहब्बत नहीं हो सकती किसी से। इसने जैसे उसका मजाक उड़ाया, पर वो बोलते हुए कार के सड़क के किनारे पर हो गया था। अगर ये मोहब्बत नहीं है तो फिर क्या है। वो लड़की मुझे कभी जो कभी मुझे अच्छी ही नहीं लगती थी, अब इस तरह मेरे हवासों पर क्यों छाने लगी है, मुझे क्यों इतनी अच्छी लगने लगी है ये। और अगर ये कोई और एहसास नहीं है तो क्या ये मोहब्बत का एहसास है। इसको देखकर मेरी दिल की धड़कनों का बढ़ना, इसे देखकर मेरा होश खोना, इसकी आंखों में देखकर मुझे अपना आप इसकी नशीली आंखों में डूबता हुआ महसूस होना, इसके लहजे की मिठास का मेरे कानों में गूंजना। अगर ये मोहब्बत नहीं है तो ये क्या है अल्लाह। क्या सच में ये मोहब्बत है? क्या सच मोहब्बत सच में इतनी जल्दी हो जाती? उफ मिस सनाया आमिर, तुम क्यों मुझे इतनी अच्छी लगने लगी हो? क्यों मुझे अपने आसपास महसूस हो रही हो? अगर ये मोहब्बत है तो हाँ मिस मासूमा, मुझे हो गई है तुमसे मोहब्बत। हाँ पहली नज़र की मोहब्बत पर यकीन नहीं रखता था, पर अब मुझे यकीन है इस पहली नज़र की मोहब्बत पर। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई मिस सनाया, मेरी मिस मासूमा। वो धीरे से कहता मुस्कुराया था। आई एम इन लव विद यू, या आई एम इन लव। वो खुशी से चलाया था लेकिन फ़ौरन आसपास के माहौल का ख्याल करते एकदम खामोश हुआ। वो खुशी से चलाया था लेकिन फ़ौरन आसपास के माहौल का ख्याल करते एकदम खामोश हुआ। कंट्रोल सनार मिर्ज़ा कंट्रोल, ऐसा ना हो सड़क पर तुम्हें पागलों की तरह चलाता देखकर लोग पागल खाने वालों को कॉल ना करते। इसने खुद को डपटा लेकिन अपने रिएक्शन को याद करता खुद ही कहका लगा गया। फिर मद्दम मुस्कुराहट के साथ आंखें मोड़ता इसे महसूस करने लगा। इसे अपनी बंद आंखों के पर्दे पर सनाया का अक्स नजर आने लगा। इससे पहली मुलाकात, निकाब के हाल में छुपा चेहरा और वहाँ से नजर आती वो छोटी बुरी आंखें। ये फूल भी बोलते हैं, बस महसूस करने की देर है। कानों में इसकी बातें गूंजने लगी। सनान भाई वो वहाँ तो होते हैं, मुझे चाहिए खिला दें प्लीज़। थैंक यू सनान भाई। क्या आप क्या हमारे खाने पे नज़र रखते हैं? वो हब की बड़ा लहजा, हाय मैं मर जावा। मेरी मिस मासूमा तो मुझे पागल कर दो कि वो आंखें खोलता बड़बड़ाया। मुस्कुराहट नूस लबों पर थी जो गायब होने का नाम तक नहीं ले रही थी। अब जल्दी से वापस आना, मुझे अभी से याद आ रही है मुझे। वो खुद से बोला, फिर गाड़ी स्टार्ट करता मंजिल की तरफ बढ़ा। सीने में धड़कता दिल कोई सांस गा रहा था। वो उसका दिल खुशी से सरशार था। बस अब मुझे वो जल्दी से वापस जाकर इस रिश्ते की बात करना चाहता था। पर न जाने सनान मिर्ज़ा की मोहब्बत ने इसके साथ क्या खेल खेलना था और किस्मत को क्या मंजूर होना था, ये तो किस्मत लिखने वाला ही जानता था ना। सनाया तुम सोई नहीं अभी तक? वो जो चांद को देखती बातें कर रही थी, गाले की आवाज़ सुनकर एकदम पलटी। बस सोने ही वाली थी। वो कहती है बैठ की जाने बैठ की, नींद नहीं आ रही क्या तुम्हें? याले ने इसकी तरफ देखते हुए पूछा। जा बैठ पर अपनी जगह बैठी थी। यार चाय पीने का दिल कर रहा है। वो याले को देखकर मासूम से शक्ल बना कर बोली, हद है चड़ेल, चाय के लिए जाग रही हो? वैसे नींद तो मुझे भी नहीं आ रही, तो क्यों ना आज रात एंजॉय करे। याले शैतानी मुस्कुराहट से बोली, चलो आ जाओ, पहले चाय बनाते हैं फिर कोई मूवी देखेंगे। सनाया जाट से बोली, चल आजा जानी। फिर याले ने कहा और दोनों कमरे से बाहर निकल गई। सना ने किचन में जाकर अपने लिए चाय बनाई लेकिन याले ने जूस लिया था। चलो तुम ये कमरे में जाकर रखो, मैं तब तक स्नान का लैपटॉप लेकर आई।
झाले सनाया को ट्रे पकड़ा कर कहती स्नान के कमरे में गई जो इनके कमरे के साथ ही था। चलो बताओ कौन सी मूवी लगाएं। बैठ याले ने लैपटॉप स्टार्ट करते हुए पूछा कोई भी अच्छी लगा दो। सनाया ने कहते हुए चीज़ के शॉप पर बेड पर फैलाए थे जो सना ने रास्ते में इन्हें लेकर दी थी। हॉरर लगाऊं? याले ने पूछा। हाँ लगाओ, लाइट ऑफ करो फिर मजा आएगा। वो मजे से बोली। अंधेरे में डर नहीं लगेगा? याले ने परेशानी से पूछा। अंधेरे इंसान के दोस्त होते हैं याले, वो भी वो दोस्त जो इस वक्त आपके साथ होते हैं जब आपके पास कोई भी नहीं होता। इनसे डरना नहीं चाहिए। अंधेरे तो होते हैं जो हमारा भर में रखते हैं दुनिया वालों के सामने। चलो आप मूवी से जल्दी से लगाओ। और मध्यम आवाज़ में बोली। याले ने एक नज़रिए से देखा जो नॉर्मली अंदाज में से देख रही थी, फिर वापस लैपटॉप पर मूवी सर्च करने लगी। हाँ ये सही है, ये वाली सही है। याले कोई मूवी पसंद करते बोली थी। हाँ लग तो सही रही है, आप देखते हैं अच्छी है या नहीं। सनाया ने तबसरा किया। ओ इस तरह वो दोनों मूवी देखने लगी और इस पर तबसरे करने में गुम हो गई थी। रात के न जाने किस वक्त इन्हें नींद आई थी। स्नान को कराची आया आज तीसरा दिन था। होटल रूम की बालकनी में खड़ा वो खुले आसमान को देख रहा था। बालकनी में लगे लाइट बल्ब की रोशनी ने मध्यम बालकनी और इसे हल्का हल्का रोशन किया था। वो मध्यम मुस्कुराहट से आसमान को देखता अपनी मिस मसूमा के हाल में खोया था। मिस मसूमा, आपने तो 3 दिन में ही मेरा सुकून और चैन सब ले लिया। मुझे तड़वा रही हो यार तुम। कॉल पर भी बात नहीं करती हूँ मुझसे और ना ही तब सामने आते जब मैं याले से बात कर रहा होता हूँ। यार सुनाया, मुझे तुम्हें देखना है। ऐसा लग रहा है जैसे दिल तड़प रहा हो। तुम्हें देखे बगैर मैं क्या करूँ? मैं आसमान से नजरें हटाते हुए शिकायती अंदाज में बोला। बस अब कल ही वापसी के लिए निकलूंगा मैं, इसने फैसला किया और गहरा सांस हवा के सूत गया। वासी पड़े टेबल पर कॉफी का भाप उड़ाता मग पड़ा था। टेबल के पास वाली चेयर पर एक डार्क ब्राउन रंग का गिटार पड़ा था जो शायद अभी लाया था। एक नजर पूरे आसमान पर डालकर इसने प्लेट का गिटार को देखा, फिर गर्दन में पीछे से हाथ डालकर इसे मसलता हुआ इस तक आया था। इसने कुर्सी पर बैठकर गिटार को गोल में रखा और मोबाइल के फ्रंट कैमरे को ओपन करके सामने ही टेबल पर सेट किया। एक गहरा सांस लेकर इसने वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया। अस्सलाम वालेकुम माय ऑल डियर्स, कैसे हैं आप सब? इसने मध्यम मुस्कुराहट से कहते हुए अपनी दाएं आंख को विंक किया था। नाउ आई एम ट्राइंग टू सिंग अ सॉन्ग सो लेट्स स्टार्ट एंड विश मी बेस्ट ऑफ लक। सना ने कहते हुए गिटार पर किसी धुन को छेड़ा। आंखों के नरमी से बन गया। गिटार की तारों को उंगलियों से हिलाता वो कोई धुन बजाने लगा था और फिर एक गहरा सांस लेकर इसने कोई साज गाया था। इश्क का एक ही विर्द है, इश्क मशूक के गिर्द है हो। इश्क का एक ही विर्द है, इश्क मशूक के गिर्द है। क्यों है बेचैन ये तबीयत, इश्क है या दर्द है। इस तरह आज मिले हैं हम सबसे, ढूंढते हैं क्या हम ऐसा जग से। इश्क दिल के दर पे क्यों आया था? हाँ इश्क आया था, इश्क आया था। सो हम नजर उतारे, हाय रे हम सदके तुम्हारे, हाय रे हम सदके तुम्हारे। इसकी आवाज़ में एक शहर था, हर सुनने वाले को माइल कर लेने की ताकत रखने वाला जादू था इसकी आवाज़ में। इसे शायद खुद भी अंदाज़ा नहीं था कि इसकी आवाज़ किस कदर खूबसूरत और पुरकशिश थी। इसकी आंखों में सनाया का अक्स था। चेहरे पर मध्यम मुस्कुराहट के साथ इसने आंखें खोली और फिर सिर्फ बाय की सूरत में हाथ हिलाते हुए उसने वीडियो बंद की और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपलोड कर दी थी। अब इस वीडियो ने कितना ट्रेंड पे जाना था और सनान को इस बार अपने फैंस का क्या रिस्पॉन्स मिला ये तो बाद में ही पता चलना था। पूरी रात जानने के बाद शाली और सनाया अगली सुबह बहुत देर से उठी थी। इस वक्त शाम के 5 बजे। यार मेरे तो सर में दर्द हो रही है। बेगम के रूम में बैठी याले बोली। तो जाओ चाय बना के लाओ अपने लिए भी और मेरे लिए भी, मिल के पियेंगे। सनाया ने आइडिया दिया। जुल्फत बेगम के गोदौन में सहारा रख के बैठ लेटी हुई थी। ये नहीं कि दोस्त के सामने दर्द है तो तुम ही बना दो। याली से घूरते बोली। नहीं भाई मैं नहीं जा रही, मैं तो खाला जानी के पास ही रहूँगी, तुम जाओ। हाँ जी मेरी बेटी और मैं बातें कर रही हूँ, तुम जाओ चाय बना के लाओ। इफ़त बेगम ने भी याले से कहा तो इसने मुंह बगाड़ा। वो बेटिया तो मैं क्या हूँ? याले बड़बड़ाते बात चल गई। इफ़त बेगम और सनाया ने हंसते हुए उसकी पुश को देखा। खाला जानी मुझे वापस कब भेजने आपने? सनाया ने पूछा। नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैंने नहीं भेजना तुम्हें यहाँ से। इफ़त बेगम इसके बारे में हाथ हिलाते हुए। क्या खाला जानी आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैंने कभी जाना ही नहीं। आप बताएं ना मुझे और कितने दिन यहाँ रहना। सनाया हफ्की से बोली। मैं हमेशा के लिए तुम्हारा यहाँ रहने का इंतजाम करूँगी, तुम फिक्र ना करो। वो मानी हेल से बोली पर सनाया को महसूस ना हुआ। क्या हालात जानी? सनाया उठकर बैठ कर रिफत बेगम को देखने लगी। मम्मा ये देखे हाजरा आप आई हैं। याले ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। पीछे इसके एक 30-35 साल औरत और तकरीबन 15 साल के करीब लड़की कमरे में दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम भाजी। इस औरत ने इफ़त बेगम को सलाम किया और सनाया को भी देखा। वालेकुम सलाम हाजरा आपा, कैसी हैं आप? बेटी की शादी हैरियत से होगी ना? इफ़त बेगम ने पूछा। जी जी भाजी सब ठीक से, और नूरी की शादी भी सोने रब के करम से बहुत अच्छे से हो गई है। वो खुशी से बोली थी। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। ये आपकी छोटी बेटी है? इफ़त बेगम ने पास खड़ी बच्ची की तरफ इशारा किया। जी जी बाजी ये मेरी छोटी बेटी है अनम, यहाँ इसे पढ़ने के लिए अपने साथ आई हूँ। मैंने तो सोचा था 10 तक पढ़ ले बहुत है, मैं अब घर संभाले क्योंकि गांव में स्कूलों की तालीम इतनी है। पर सनान बाबा ने कहा कि हमें इसको पढ़ाना चाहिए, इसलिए मैं इसको यहाँ अपने साथ ही, इसका दाखिला भी सनान बाबा खुद करवाएंगे। वो बहुत खुशी से बोली। सनाया ने इस छोटी सी लड़की को देखा जो हिजाब की तरह सफ़ेद दुपट्टा सर पर जमाया आसमानी रंग के सूट में बलबूस थी। हाँ मुझे बताया था सनान ने। चलो ठीक है अब तुम कुछ खा ही लो और आराम करो, जाके सुबह से कल से काम दे कर लेना।
इफ़ा बेगम के कहने पर वो सारे हिलाती बाहर नहीं गई। तकरीबन 10 मिनट बाद याले इनके लिए चाय लाई थी और वो तीनों चाय पीते आहिस्ता-आहिस्ता बातों में मगन हो गई। सनाए यार, सनान भाई का लैपटॉप तो रखना ही भूल गए। हम रात के खाने के बाद अपने कमरे में आते ही जब याले की नज़र टेबल पर पड़े, सनान के लैपटॉप पर गई तो वो सर पर हाथ मारते बोली, हाँ तो अब रख तो कौन सा, वो अभी यहाँ है। सनाया ने कंधे उचकाए। हाँ रुको, मैं ये रख कर आती हूँ, वरना अगर भाई को पता चल गया ना कि हमने इनकी गैर मौजूदगी में इनके लैपटॉप को यूज़ किया तो बस फिर है नहीं है। बिकॉज तुम्हें पता तो है वो अपनी चीज़ों को लेकर बहुत शिद्दत पसंद है और पॉजेसिव है, किसी को भी हाथ नहीं लगाने देते। इस्तेमाल करना तो दूर, अगर कभी मैं बस उठा भी लूँ ना तो वो मुझे भी नहीं बचते और ना ही उन्हें ये पसंद है कि कोई इनकी गैर मौजूदगी में इनके कमरे में जाए। सच्ची बहुत गुस्सा करते हैं। वो सर सांस लेकर लैपटॉप उठाते हुए बोली, शीशे के सामने खड़ी सनाया जो अपने बाल बना रही थी, बस इतना ही कह पाई। इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कह सकती थी, वरना इसे स्नान की ये आदत जहर लगती थी। न जाने इसकी चीज़ें ऐसा कौन सा कीमती खजाना जो वो किसी को हाथ भी नहीं लगाने देता था। वो बस सोच कर रही। याला मेरी बात सुनो, बाहर से इफ़त बेगम की आवाज़ आई। आई मम्मा, याला ने जल्दी से जवाब दिया और सनाया की तरफ पलटी थी। ओए जानी यार, तुम जल्दी से जाकर लैपटॉप भाई के कमरे में रखो, मैं मम्मा की बात सुन लो। याले जल्दी से कहती रूम से बाहर निकल गई। सनाया जो बालों को कंघा कर रही थी, इसे वापस रखती मुंह बिगाड़ती लैपटॉप को उठाती स्नान के कमरे की जाने बढ़ गई। अरे भैया आप कब आई? यालू जो अपने ध्यान में सीढ़ियाँ उतरती नीचे आ रही थी, सामने ही सोफे पर स्नान को मिर्जा साहब और इफ़त बेगम के पास बैठा देखकर हैरानी से बोली, इन्हें अपने कमरे में गए 5 मिनट ही हुए होंगे, तब तो स्नान के आने की कोई खबर नहीं थी, इसलिए वो हैरान थी। जी मैं आज से तकरीबन 24 साल पहले आया था, पर पता नहीं आपको कभी नज़र नहीं आया। हेलेना कि तुम्हारी आंखें तो मगरमच्छ के आंसू के जैसी हैं, बड़ी बड़ी मोटी मोटी और गोल मटोल। सना ने चेहरा पर मुस्कुराहट से जाकर संजीदगी से जवाब दिया, जैसे नहायती कोई अहम बात बता रहा हो। हालांकि कि इसने याले को अच्छा खासा लताड़ा था। सनान के चेहरे की संजीदा रिएक्शन और बेतुकी बात पर मिर्जा साहब ने जल्दी से अपनी मुस्कुराहट रोकी थी। ये शैतान का बच्चा कभी सुधर जाए, ऐसा हो सकता है भला? बतासा से सोच कर रह गए थे। अस्तगफिरुल्लाह, अपनी आंखें देखी हैं कभी? जैसे किसी बिल्ली के बच्चे के जैसे चुई मुई सी। याले दांत पीस कर बोली, इतनी अपनी इतनी मीठी मीठी इज्जत अफजाई पर वो झाल ली तो गई थी। ओह हेलो, लड़कियां दीवानी है मेरी इन आंखों की। कभी मेरी वीडियोस पर इनके कमेंट देखो ना, तुम्हारी ये मोटी मगरमच्छ की आंखें और मोटी होकर बाहर निकल आई, समझी? पर तुम क्या जानो, बड़ी आई चुई मुई के मुंह वाली। सुना ने जैसे मुंह पर से नाक पर से मक्खी उड़ाई। वो तो है ही अंधी, और आप ना जरा खुशफहमियों से बाहर निकल आओ, वरना लेट डूबेगी आपको ये आपकी खुशफहमियाँ। याले मुंह बिगाड़ कर कहती इसी के बाद सा बैठी थी, जबकि इफ़त बेगम और मिर्जा साहब बस इन दोनों को प्यार से लड़ता हुआ देख रहे थे। वो कुछ नहीं बोल सकते थे इन दोनों के ही बीच में, नहीं तो इनकी हैर नहीं होनी थी। हाँ हाँ, वेरी फनी। अब तुम चुड़ैल मुझे बताओगे कि मुझे खुशफहमियाँ आई या नहीं, और इनसे निकलना कैसे है? हाँ हाँ हाँ, ओह माय गॉड। सनान इसके बात का मजाक बनाते हुए हंसते हुए बोला, मम्मा इसको समझा ले। याले चिड़का बोली थी, स्नान बंद करो, अब इसको तंग करना। मिर्जा साहब ने इसे आंखें दिखाई तो वो याले को मुंह चढ़ाता सर झट गया, पर इसकी नजरें इर्द गिर्द सनाया की तलाश में घूम रही थी, जिसे अभी तक सना ने नहीं देखा था। सनाया ने स्नान के कमरे में दाखिल होते ही सीधा जाकर लैपटॉप टेबल पर रखा और जैसे ही मुड़ने के लिए पलटी, इसकी नजर स्नान के कमरे की बलकनी में गई थी, जहां से खुला आसमान और तारों की भीड़ में खड़ा चांद बहुत दिलकश मंजर पेश कर रहा था। बहुत बहुत धीरे धीरे कदम उठाती बलकनी में आ खड़ी थी, नजरें हनूस आसमान पर थी और हाथ रेलिंग पर था। सोचो के पर्दों पर जैसे ही यहान का चेहरा लाया, जिसके चेहरे पर अचानक ही धीमी से मुस्कुराहट नमूदार हुई थी और आंखों में नमी ने बसेरा किया था और इसने गहरा सांस लिया था। वो इस मंजर में खोई थी जब स्नान कमरे में दाखिल हुआ और दरवाज़ा बंद करके जैसे ही पलटा, सामने ही नजरें बलकनी में खड़े किसी शोले पर गई, जहाँ रोशनी थोड़ी कम थी और वो जान गया था कि वो कौन है, लेकिन हैरत इसे इस बात की थी कि वो यहाँ क्या कर रही है। सुनान ने कदम इसकी जाने बढ़ाए थे और इसने 2 कदम के फासले पर इसके पीछे जा खड़ा हुआ था। इसकी नज़रें सनाया के चेहरे पर गई तो ऐसा लगा जैसे दिल को सुकून सा मिला हो। वो मध्यम सा मुस्कुराया, फिर सनाया की नज़रों के ताक़ब में देखा तो सामने आसमान पर तारों के बीच में खड़ा अपनी आबोताब से चमकता चांद नजर आया था। सामने का मंजर बहुत दिलकश था, पर वो इससे वो मंजर इतना नहीं भाया था, इससे फ़ौरन आसमान से नजरें हटाता हुआ वापस सनाया को देखने लगा, जो अब चांद को देखती हल्का सा मुस्कुराती। माशाल्लाह, हाय मैं मर जाऊँ, कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है? सनान ने दिल में कहा, बायां हाथ में साहता इसके दिल पर गया था। जिंदगी, वो धीरे से बोला तो सनान एकदम इसकी जाने में तवज्जो आ, जिसकी नजरें हनूज आसमान पर थी। तेरे ताक़त में हम इतना चलते हैं, वो कहते हुए चंद सेकंड्स के लिए रुकी थी। सनान पूरे दिमाग से सुन रहा था वो क्या कह रही थी, आखिर के मर जाते हैं ना, आंखों से कहती वो बेबसी से मुस्कुराई थी। सनान ने ताज्जुब से इसे देखा, वो देखता ही रह गया। तुम ख्वाहिशों का एक गहरा समंदर हो जिंदगी, और तुम्हें पता है ख्वाहिशों का पूरा होना होना हमसे ज़िंदगी जीने का ढंग ही छीन लेता है। मैं सही कह रही हूँ ना जान, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, बस अगर इसमें हमारी ख्वाहिशात शामिल ना हो। इसने कहते हुए एक गहरा सांस लिया और मुस्कुराई और फिर चेहरा झुका गया। आंखों पर बंद करते ही इसके सामने हान का अक्स आया तो वो इसी के ख्याल में ही कहीं खो जा खोई थी। इतनी सी उम्र में ख्वाहिशों से था कि एक बार बस मुझे खुद पर एतबार दे दो मेरी मासूम सी जान, तुम्हारी सारी अधूरी ख्वाहिशों को मैं पूरा करूँगा, आई प्रॉमिस। वो सुनाया को देखता मध्यम सा मुस्कुराते हुए सोच रहा था, पर इससे कहाँ पता था कि जो ख्वाहिश नाया आमिर के दिल में थी, सनान मिर्जा मर तो सकता है पर अपने हाथों से इसे शायद पूरा करता।
सनाया जो अपने ख्यालों में गम खड़ी थी, अपने आसपास किसी मौजूदगी को महसूस करते एकदम पलटी पर सामने सनान को खड़ा देख इसकी आंखें हैरत से पड़ी थी और बर वक्त सनान की नज़रें इसकी जानब उठी थी और दोनों की नज़रों का तसादम बड़ा जानलेवा। सनाया कि वो हैरत बड़ी नज़रें सनान के दिल पर ऐसी छाप लगा दी कि वो जिस राह पर चल पड़ा था इससे चाह कर भी अब कभी वापस ना आ सकता। और सनाया को खबर तक न हुई थी। आप वो होश में आती लहजे को नॉर्मल करते हुए बोली और फ़ौरन गले में लिपटे बेटे को सर पड़ा। अस्सलाम वालेकुम। सनान ने संजीदगी से कहा और इसके झुके सर को देखा। वालेकुम सलाम। सनाया ने एक नज़र इसके संजीदा चेहरे पर डालती फ़ौरन साथ झुकाकर बोली, जबकि इसकी इस हरकत पर सनान के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम यहाँ इस वक्त क्या गा रही हो? वो फ़ौरन आईब्रोज झुकाकर संजीदा से बोला। सनाया के बराबर आ खड़ा हुआ। इसके संजीदा चेहरे को देखकर सनाया घबराहट का शिकार हुई थी। इसे स्नान से थोड़ा खौफ भी आया था क्योंकि इसका गुस्सा था ही ऐसा कि अगले को खौफ से कांपने पर मजबूर कर दे। सनान ने ऐसे शो करवाया जैसे वो अब भी ही कमरे में आया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सनाया को वहाँ शर्मिंदगी हो। वो मैं सनान भाई मैं वो सनाया ने सनान को देखा, इसे समझ नहीं आया वो क्या बोले। अब तो इज्जत पक्की, तुम्हारी क्या ज़रूरत थी यहाँ आकर खड़े होने की? ओफ क्या करूँ अल्लाह जी, प्लीज़ बजा लें, कहीं मेरी फजूल बातें तो नहीं सुन ली उन्होंने। अल्लाह, सनाया ने दिल में सोचा क्या वो मैं लगा रखा है, और दूसरी बात मुझे भाई मत बोला करो। सनान थोड़ा इसके नज़दीक होता सत्य से बोला तो सनाया डर के पीछे कदम लेती रेलिंग से जा टकराई। सनान की आखिरी बात सुनकर सनाया ने हैरत से जो संजीदा से देख रहा था। जी वो ना समझी जी, पहले तो कभी भाई नहीं कहती थी, अब मुझे क्यों बुलाती हो फिर? सनान ने जी पर जोर देते हुए, तब तो मैं छोटी थी ना और मुझे पता भी नहीं था इसलिए नहीं कहती थी, पर अब अगर मैं आपको भाई कहकर नहीं बुलाऊंगी तो सबको पता नहीं क्या सोचेंगे। इसने कहते हुए सनान को देखा और जैसे ही देख रहा था। पहली बात ये कि तुम अभी भी मुझसे छोटी हो, और दूसरी बात कोई कुछ भी सोचे दफ़ा करो, बस तुम मुझे दुआई नहीं कहोगे ओके? जैसे हुक्म दिया। सनाया ने अजीब नज़रों से इसे देखा। वो और इसका लहजा बदला बदला सा लग रहा, लेकिन सनाया इसे अपना वहम समझती झटक गई थी। अच्छा तो फिर क्या कहूँ? वो दान पीस का बोली। अब इसे कोफा सी होने लगी। मुझे मेरे नाम से बुलाएगा, ओनली सनान, नॉट सनान ब्रो एंड ब्ला ब्ला। कसमें अजीब सा फील होता है जब तुम मेरे नाम के आगे भाई लगाती हो। वो मुँह पकड़ के बोला, जैसे मजबूरी बताई हो आपने। सनाया कुछ नहीं बोली थी, बस एक नज़र से देखा और इस एक नज़र में अचानक सनान की जो नफरत आई थी ना, इसने सनान को साथ दिया। मुझे जाने है वो सबसे कहती वहाँ से फ़ौरन बाहर भाग गई। हे सनाया लिसन, वो फ़ौरन होश में आता है इसके पीछे लपका, लेकिन तब तक वो कमरे से बाहर जा चुकी थी। शिट, सना ने आंखों को बेबसी से मीचते दरवाजे पर मुक्का रसी दिया। क्या वो मेरी बात का गलत मतलब ले गया? इसलिए कि वो ऐसे देख रही थी मुझे। उफ सनाया, सलाम है तुम्हारी सोच को, अब तो टाइम बहुत हो गया, इस टाइम इसके पास जाना मुनासिब नहीं है। तो वही बात करूंगा तुमसे बिस्मा सुमा, मैं तुम्हारी आंखों में अपने लिए नफरत नहीं देख सकता यार। सनान मरना चाहे तुम्हारी नफरत से। उफ, वो अपने बालों को दोनों हाथों से बोतता हुआ कल का लाइहा अमल सोचने में लग गुम था। चलो स्नान, अभी फ्रेश होते हैं। पहले वो बड़बड़ाता हुआ अलमारी की जगह बैठ गया। वो बाका फ़ौरन अपने और याले के मुश्तरका कमरे में आई थी। कमरे में दाखिल होते ही इसने पलट कर दरवाज़ा ला के और आंखों में आई नमी को अपने अंदर धकेलते हुए गहरा लिया। इतनी देर से कहाँ थी तुम सनाया? तुम्हें पता है स्नान भाई आ गए हैं? वो वाशरूम से निकलती याले इसकी पूछ को देखकर बोली थी। कहीं नहीं, ऊपर थी। सनाया पलट कर इसे कहती वाशरूम की जानिब बढ़ गई थी। स्नान वाली बात तो जानबूझकर ध्यान से ना कर गई। याले ने वाशरूम में जाती सनाया को देखा और फिर के अंदर चिकाती बैठ की जाने बढ़ गई थी। इसने वजू करके नमाज अदा की थी, दुआ के लिए हाथ उठाई तो सोचो कहते सर सितमगर की ज़ात थी जो न जाने कहाँ गुम था। उफ यारा, वो गहरा सांस भरती दिल में बेबसी से बोली थी, बस कह देना मैं थक गई हूँ एक ना महरम की मोहब्बत का बोझ उठाते उठाते। प्लीज़ अल्लाह जी इसको मेरा महरम बना दे, कोई वसीला बना दे। आप तो दिलों को फेरने वाली है ना इनके दिल में, मेरे लिए जगह बना दे। वो नाम आंखों से कहती आंखें मूंद गई थी। कुछ देर और दुआ करने के बाद वो आमीन कहती उठी थी। जैनमाज स्लिप को लपेट कर अपनी जगह पर रखती वो बेड पर जाकर लेट गई थी। इस बार सोचो कि मैं स्नान की बातें और लहजा घूम रहा था। कितनी अजीब बातें कर रहे थे, पता नहीं समझते क्या उनको सोशल मीडिया पर इतने फेमस है, पता नहीं कितनी लड़कियां बात करने के लिए तरसती होंगी और न जाने कितनी इनके पीछे पागल और दीवानी होंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि सोशल मीडिया यूज़र और स्टार हो और गर्लफ्रेंड्स ना हो? पता नहीं कितनी तो गर्लफ्रेंड्स बनाई हुई होंगी ना। अब क्या बाहर की लड़कियों से मुंह मार मार के थक गए हैं जो अपनी कज़नों से ऐसी फजूल बकवास शुरू कर दी। मुझे भी अपनी गर्लफ्रेंड बनाने की तरह ऐसी वैसी लड़की समझा हुआ होगा ना, तो तभी तो आके इतने आराम से ऐसी फजूल बातें कर रहे थे। कमरे की छत को देखते वो दिल में सोच रही थी। फिर इसने गहरा सांस भरा था, आंखों में एकदम नकवारी उतरी थी। मुझे नफरत हो रही है आपसे स्नान, कितने बुरे हैं आप, आपको ज़रा भी शर्म नहीं आई होगी मेरे बारे में ऐसी घटिया सोच रखते हो। अल्लाह पूछेगा आपसे, या अल्लाह पता नहीं क्यों पर मेरे दिल में इनके लिए नफरत आती जा रही है। मुझे इससे बिल्कुल भी ऐसी उम्मीद नहीं थी, मैंने कभी नहीं सोचा था वो ऐसे होंगे। ऊफ, मैं यहाँ से चली जाऊँगी अब, मुझे नहीं रहना यहाँ। मुझे इनकी शक्ल भी नहीं देखी। वो इस तरह काफ़ी मैं सोचे में मगन थी। वो स्नान से हाथ ज़्यादा बदमुआन हो चुकी थी। आंखों में नमी आई थी जिसे इसने फ़ौरन से अपने अंदर से खेला था और आंखें मूंद गई सोने के लिए। याले तो कब की सो चुकी थी। अपने कमरे में बेड पर लेटा स्नान बेचैन सा करवट पे करवट बदल रहा था और वह बेचैनी ने तो जैसे ना खत्म होने की कसम खा रखी थी। उफ, ये क्या हो रहा है? मुझे मेरे दिल में ऐसी अजीब सी घबराहट क्यों हो रही है? वो बेड पर उठ बैठा, दाएं हाथ को दिल के मुकाम पर रखते हुए बड़बड़ाया।
आंखों के सामने अचानक ही सनाया का चेहरा आया तो इसकी आंखों का नरमी से बंद गया था, जैसे ही वो सनाया का अक्स को अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहता था। लेकिन एकदम ही से अपनी बंद आंखों के पर्दों पर सनाया कि वो एक नफरत भरी निगाह दिखाई दी। सनाया ने झट से आंखें खोली, तेज से सांस लेता वो बार बार आंखों को झपकने लगा। उफ, वो बेबसी से बोला, इसका हार हाथों में गिरा गया। याला, इसके दिल में मेरे लिए नफरत कभी ना डालो, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा यार। अब याला, वो इसकी वो एक ही निगाह मुझे बेसुकून कर गई, मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा इसकी नफरत। पता नहीं क्यों पर ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरा दिल बंद हो जाएगा इसकी नफरत देखकर। नहीं यार, अब इसकी आंखों में अपने लिए नफरत नहीं देखता मैं चाहता। मैं इसे मुझसे बदगुमान ना होने देना। मेरे दिल का हाल और मेरी नीयत तो आपको भी पता थी ना याला। वो कैसे मेरी बात को गलत समझ गई। अब इसे कौन समझाए, स्नान मर ना जाए इसके बारे में ऐसी सोच भी अपने जहन में लाने से पहले। वो धीरे धीरे से कहता है, एक बार फिर बैठे बैठे आंखें मोड़ गया। दोबारा आंखें खोली तो इनमें हल्की सी नमी थी। गहरा सांस हवा के स्पूत करते हुए इसने चेहरा मोड़ा तो नजरों के सामने बलकनी आई जहाँ स्नाया खड़ी थी। बेसादा वो अपनी जगह से खड़ा होता, पैरों में स्लीपर्स पहनता बलकनी की जाने बढ़ा और एन इसी जगह जा खड़ा हो जहाँ सुनाया खड़ी थी। ठंडी हवा के झोंके इसके वजूद से टकराए तो इसने एक लंबा सांस लेकर हवा को अपने अंदर इनहेल किया। फिर इसकी नज़रें सामने आसमान पर चमकते इस चांद पर गई जो पूरी आफताब से खड़ा इसे ही देख रहा था। इसके कानों में एकदम सुनाया कि कहीं की बातें कुछ तो वो मध्यम आवाज़ में बढ़ाया, जिंदगी तेरे ताकब में हम इतना चलते हैं कि मर जाते हैं। स्नान ने आहिस्ता से नफ़ी में हरलाया, कितनी गहरे बातें करते हो तुम सुनाया। वो बस सोच कर रह गया था और चांद को देखने लगा। कानों में एक बार फिर इसकी वो मध्यम खूबसूरत सी चांद से बातें करती आवाज़ सुनी। ऐसे ही कह रही हूँ ना, चांद जिंदगी खूबसूरत है, बस इसमें हमारी ख्वाहिशात शामिल ना। मैं मत जावा मेरी झल्ली मासूमा, कभी पौधों से बातें करती है तो कभी चांद से। क्या इंसान कम पड़ गया है तुम्हारी ज़िंदगी में, यहाँ से उकता गई हो जो इन तन्हाइयों को और इन चीज़ों का अपना साथी में ना बैठी हो। वो जैसे अपने ख्यालों में इससे मुखातिब था। ख्वाहिशात के बगैर इंसान और इसकी ज़िंदगी दोनों ही अधूरे हैं। और तुम कहती हो कि ख्वाहिशात के बगैर ही ज़िंदगी खूबसूरत है। इंसान अगर किसी चीज़ की ख्वाहिश रखे तो वो ज़िंदगी जिए कैसे। वो कन्फ्यूज सा होता, सोच रहा था, ऊफ तुम पागल कर दोगे मुझे। और नफ़े में सर हिलाता कहते एक आखिरी निगाह आसमान पर डालकर पलट गया था। इसका इरादा एक बार फिर से सोने का था। न जाने किस तरह का इश्क कर रहे हैं हम, जो हमारे हो ही नहीं सकते, इन्हीं पे मार रहे हैं हम। ओए हान, तू यहाँ क्या कर रहा है? इस टाइम वो छत पर खड़ा आसमान को तकता किसी गहरी सोच में गुम था जब अफनान के आवाज़ पर चौंका। रात के 1 बजे का वक्त था। इसने हैरत से दीवार के पार अपने घर की छत पर खड़े अफनान को देखा। तुम इस टाइम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ ने वही दागा तो अफनान ने मध्यम अंधेरे में से घूरा। मेरे ख्याल से पहले यही सवाल मैंने पूछा था तुमसे, वो जताकर दीवार पर लांगता हान के पास जा खड़ा हुआ। हान ने गहरा सांस लिया, कुछ नहीं, बस नींद नहीं आ रही थी, तुम यहाँ आ गया। तन्हाई में वो मध्यम आवाज़ में बोला और अपने पास खड़े अफनान को देखा। छत पर अंधेरा था लेकिन चांद की रोशनी से सब काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा था। अब तू बता, तू क्यों नहीं सोया अभी तक? मेरे ख्याल से 1 डेढ़ का टाइम हो गया है। हाँ अंदाज़ा लगाते बोला था। अफनान ने कदम चुकाई, जैसे खुद भी अभी जागने की वजह ना जानता हो। पता नहीं, मैं खुद भी नहीं जानता कि मैं क्यों जाग रहा हूँ। कमरे में अजीब सी वहशत हो रही थी तो मैं खुली फजा में आकर वो नॉर्मली अंदाज से बोला, लेकिन लहजे में मौजूद बेबसी को हाँ ने ज़रूर महसूस कर लिया। तभी इसके कंधे पर हाथ रखकर फिक्रमंदी से बोला, कोई परेशानी है? कभी कभी हमारे माजी से वाबस्ता यादें इतनी तल्ख और तकलीफ्ता होती हैं कि वो हमें चैन नहीं लेने देती। इन्हें जितना भूलने की कोशिश कर ले पर कम वक्त किसी सेब की तरह हमें ऐसे चिमट जाती है कि इंसान चाह कर भी इसे पीछा नहीं छुड़ा पाता। अफनान खोए खोए अंदाज में बोला। हाँ जो संजीदगी से सुन रहा था तलही से मुस्कुराई। तकलीफ इससे बेहतर कौन महसूस कर सकता था? लफ्ज़, याद और तशरीह, तकलीफ, दर्द, बेचैनी, घबराहट, बेबसी, हुआ रूह तक को तड़पा कर रख देने वाला एहसास है ये यादें तकलीफ ही देती हैं, चाहे वो यादें अच्छी हों या बुरी। और ये वो तकलीफ़ है जिसको बर्दाश्त करना ही पड़ता है, चाहे हंस कर करो या रो के। अहान आसमान को देखते मध्यम आवाज़ में बोला तो अफनान ने इसकी जानिब देखा। अंधेरे में भी वो इसके चेहरे पर दर आई तकलीफ़ को देख सकता था। वो महसूस कर सकता था इसकी तकलीफ़, पर वो इतना बेबस था कि इसके लिए ना पहले कुछ कर पाया था, ना ही अब कुछ कर सकता था। एक सर से सांस हवा के स्पूत करते वो भी अहान के ताकों में आसमान पर नजरें जमाते चांद को देखने लगा जिसे अहान बार बार देख रहा था। चांद को क्यों देख रहा है तू? वो वापस अहान को देखता न समझी से पूछने लगा। इसको देखकर वो याद आती है। अहान ने खोए खोए लहजे में जवाब दिया। अफनान ने एक बार फिर न समझी से इसकी जानिब चेहरा मोड़ा। वो कौन? इसने सवाल किया। वही इस चांद की दीवानी, हनूज इसके आधे चांद पर नजरें जमाए वो इसी तरह लहजे में बोला। इसकी दीवानी का कोई नाम भी है या नहीं? वो चिटका बोला। है ना, इसकी तरह इसका खूबसूरत नाम भी है। इसकी आवाज़ के साथ साथ इसकी बातें भी दिलकश है। इसकी आंखें भी शहर में चक्कर लेने वाली हैं। वो बेइंतहा पुरकशिश है। इसके बाल भी बहुत खूबसूरत है। वो इतनी अच्छी है, इतनी प्यारी है कि अहान मेरे के पास अल्फाज नहीं है जिनमें वो बयान कर पाए कि वो कितनी प्यारी और मासूम है। अफनान बगौर इसे सुन रहा था। अहानी से किसी शहर में जकड़ा हुआ महसूस हो रहा था। अरे भाई, अब इसका नाम भी बता दे जिसके इतने घसीटे पड़ी जा रहा है तू। आहर मुझे भी तो पता चले कि कौन है खुशकिस्मत है वो जिसके शहर में अहान मीर इस हद तक चुका है। खुशकिस्मत? अहान ने धीरे से कहा। खुशकिस्मत तो मैं हूँ। रख तो मुझे मेरी किस्मत पर आता है कि कोई मुझे चाहती है, इतना कि वो मेरे लिए दुआ करती है, मुझे दुआओं में मांगती भी है।
कभी कभी मैं हैरान होता हूँ कि क्या हान मीर की ज़ात भी इतनी अहमियत की हामिल है जितनी अहमियत इसने मुझे दे दी अपनी ज़िंदगी में, कि हान मीर ना चाहते हुए भी इसको सोचने लगा, इसे मिस करने लगे। अब नमाज के बाद दुआ मांगते हैं, इसका ख्याल आए तो हान को कोफत नहीं होती, इसे गुस्सा नहीं आता कि वो क्यों आती है मेरे ख्याल में। मैं वो भी तब जब मैं अपने अल्लाह से मुखातिब होता हूँ, जब इसे मांग रहा होता हूँ तब वो आती है मेरे ख्याल में। शायद ये कहने आती है कि मैं भी इसे शामिल कर लूँ अपनी दुआ में। पर देखो ना, मैं कितना खुदगर्ज और पत्थर दिल हूँ, फिर भी इसको शामिल नहीं करता अपनी दुआ में। अब इसका ख्याल झटक देता हूँ। वो बेबसी से बोला और अफनान को देखने लगा। आखिर कौन है वो हान? वो मनाहिल तो नहीं है? इतना तो मैं जानता हूँ, मनाहिल हो ही नहीं सकती। वो तो तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत पीछे और अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे निकल चुकी है। तो ये कौन है? मुझे बताओ, हान मीर को किससे मोहब्बत हुई है? अफनान हैरत ज़दा सा कह रहा था, मनाहिल मेरी ज़िंदगी में चाहे पीछे रह गए, पर इसकी यादें, इसकी बातें और इसकी वो बद्दुआएं मुझे आज भी मेरे साथ है, मेरे हाल का हिस्सा है, जिन्होंने मेरे कदम जकड़ लिए और मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहे। और रही बात इसकी, तो मुझे इससे मोहब्बत नहीं है अफनान, अपनायत है, हमदर्दी है, या पता नहीं क्या है, पर मोहब्बत नहीं है। वो इसे बावर कराते हुए कहने लगा। तो अफनान तज़ियम से, क्या मैं तुम्हें किसी भी एंगल से पागल नज़र आता हूँ? नहीं ना, क्योंकि मैं पागल हूँ भी नहीं। यहाँ जिसे तुम इस तरह से झूठी तसल्लियाँ दो कि तुम मुझे कम और ख़ुद को ज़्यादा ही दे रहे हो, मैं इन पर यकीन कर लूँगा। जैसे तुम बातें कर रहे हो ना, कोई सचमुच का पागल भी सुनेगा था ना, तो यही कहेगा कि तुम मोहब्बत करते हो इस लड़की से और बेइंतहा करते हो, कि इसके ख्याल में खोते हुए तो ये भी नहीं पता कि क्या होता, कि क्या कह रहे हो। वो जताते हुए कहने लगा, टाइम बहुत हो गया, चलो सोने चलते हैं। वह इसकी बात को अक्सर नज़रअंदाज करता बोला। अफनान सारे, वो जानता था हान इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहता, इसलिए वो इसकी बात को नज़रअंदाज कर गया था, इसलिए वो भी खामोश हो गया था। और वो ये भी भूल गया कि हान ने अभी तक इस लड़की का नाम भी नहीं बताया था। शब्बा हैर अफनान कहता दीवार की जानिब बढ़ने ही लगा था जब अहान ने इसका आवाज़ थामा। वो रूह मोड़कर इस मुहद्दम अंधेरे में अहान को देखने लगा। अल्लाह साहब बेहतर करेगा इंशाल्लाह, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। हमेशा वो नहीं होता ना जो हम चाहते हैं। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं लेकिन कुछ वक्त के लिए, और वो फिर चले जाते हैं, लेकिन हमें कोई ना कोई सबक ज़रूर दे जाते हैं। और तुम्हें भी वो सबक ही देखा गई थी। 2 नफल पढ़ के और दुआ करके सोना, इससे तुम्हारे दिल को सुकून मिलेगा, और जब तुम्हारा दिल सुकून में होगा तब ही तुम सुकून से सो पाओगे। अल्लाह पाक तुम्हारी परेशानी दूर करे, आमीन। वो मध्यम आवाज़ में एक बहुत अच्छे दोस्त की तरह इसे समझा रहा था। अफनान इसके गले जा लगा था। इंशाल्लाह, आमीन, और तुम भी परेशान ना होना, अल्लाह सब ठीक करेगा। वो इसकी कमर पर थपकी देता इसे तसल्ली दे रहा था, जिस पर अहान ने मुस्कुराया। बस दफ़ा इंसान को कुछ नहीं चाहिए होता सिवाय अपने प्यारों के 2 प्यार भरे बोल और एक मोहब्बत से दी गई तसल्ली के अलावा, क्योंकि यही इनके हौसले को बढ़ाने के लिए बहुत होता है। वो दोनों दोस्त जो एक दूसरे के माजी के राजदार थे, एक दूसरे को समझा रहे थे कि मोहब्बत से 2 दोस्त थे, और वो दोस्त तो होता वही है ना जो आपको बस ज़रूरत के वक्त अपना कंधा और प्यार भरी थपकी देकर कहे। अल्लाह है ना, वो सब ठीक कर देगा, तुम परेशान मत हो। इंशाल्लाह, अहान मद्दम मुस्कुराहट से बोला। तभी इसके कानों में अफनान की भराई आवाज़ पड़ी। वो भूलती नहीं है यार, मैं इसको भूलना चाहता हूँ, पर वो ऐसे बन के मुझसे ऐसे चिमटी है कि अब लगता है कि मौत ही इससे और इसकी यादों से रहाई दिलाएगी, और कोई नहीं। वो कब से बोला। एक पल के लिए हान को लगा जैसे सामने अफनान नहीं बल्कि वो खुद खड़ा हो। इस अज़ियत में वो वाकिफ़ था, इस अज़ियत, इस तकलीफ़ से, तो कैसे इसका दर्द, इसकी बेबसी को महसूस ना करता। भूल जाएगी मेरे भाई। हानिया जब तेरी ज़िंदगी में महरम बन कर आएगी ना, तो तुझे माजी की हर बुरी याद से छुटकारा दिलाए। शी इज़ सच अ गुड गर्ल। हान इसका ध्यान हानिया की तरफ गया, जो इसकी अब मंगेतर और मुस्तकबिल की हम सफ़र थी। महरम का तो पता नहीं, लेकिन वो भाई ज़रूर बनाने का सोचे बैठी है। इसका तो अफनान के साथ भाई नामा ही तब नहीं होता। अफनान इससे अलग होता चाल बुन का बोला। हान ने हल्का सा कहकर लगा इसके कंधे, इसके इस अंदाज पर। तो हंस ले बेटा, करे जो तेरी वाली हो, अल्लाह करे जो तेरी वाली हो ना, वो भी तुझे निकाह से पहले तक भाई बोले। और खुदा का करना ऐसा हुआ कि जो तुझे शादी की पहली बस एक बार, सिर्फ एक बार ही सही भाई बोलकर तेरी पूरी रात खराब कर दे, आमीन। अफनान जल का हसरे भरे अंदाज में बोला, और आमीन कहते दोनों हाथ को चेहरे पर फेरा। ओके नाज़रीन, हमारी आज की एपिसोड होती है यहाँ पे एंड। होपफुली आपको एपिसोड पसंद आई होगी, होपफुली आपको नावल पसंद आ रहा होगा। अगर आपको मेरी वॉइस में कुछ चेंज लग रही है ना, तो काइंडली इग्नोर इट, क्योंकि मेरी तो बैंड बजी हुई है। बाकी आप लोग दुआ करो मैं ठीक हो जाऊँ, ताकि आपको फिर से पहले वाली एनर्जेटिक वॉइस पे नावल मिले। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, नेक्स्ट नावल के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।